नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है द लव सेज। आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है बैंकिंग लॉ से रिलेटेड। जी हाँ, आज हम जानेंगे बैंकिंग लॉ के बारे में। ये कंसेप्ट है, ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है और काफ़ी पूछा जाता है। जी हाँ, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि जो आपका कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर आता है बैंक की डेफिनेशन। जी हाँ, बैंक क्या है? बैंक होता क्या है? बैंक इज़ अ इंस्टीट्यूशन विच चैनल पीपल सेविंग इनटू प्रोडक्टिव लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, बैंक एक ऐसा संस्थान है जो लोगों की सेविंग्स को लोन और इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रदान करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थस बैंकिंग मेनली रेफर्स टू डिपॉजिट एंड लोन्स। जी हाँ, जो बैंक का जो मेन काम क्या होता है? बैंक का मेन काम क्या है कि पैसे को डिपॉजिट करना और लोन्स लोगों को प्रोवाइड करना। Next one is a broader definition of banking is any financial institution that receives, collects, transfer, pays, exchange, lends, invest or safeguard money for its customer। जी हाँ, एक जो ब्रॉडर डेफिनेशन जो कि दी गई है, बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है और बैंक जो है वो पैसे को ट्रांसफ़र करता है, कुछ एक्सचेंज की जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करता है एंड इन्वेस्टमेंट जो है आपकी उनको देखता है और जो आपका मनी है, पैसा है, उसको सुरक्षित रखता है अपने पास। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है बैंक सेल फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज कार लोन्स, होम मॉर्टगेज लोन्स, बिजनेस लोन्स, चेकिंग अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। जी हाँ, जो बैंक है वो कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जैसे कि कार लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, या कि चेकिंग अकाउंट्स, आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा रहा है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, आप कुछ डिपॉजिट वगैरह करते हैं बैंक के अंदर, कुछ मनी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो जो आपको रिसिप्ट बैंक आप प्रोवाइड करवाता है, एंड इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स। जी हाँ, और रिटायरमेंट होने के बाद जो आपको अनदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कमर्शियल बैंक्स एंड इट फंक्शन। जी हाँ, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो बैंक्स फिलहाल एक्टिव हैं उनके क्या फंक्शंस हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट कैरीज ऑल द ऑपरेशन रेट to deposit and withdrawal of money for general public, providing loans for investment and other such activities। जी हाँ, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका काम क्या है? कमर्शियल बैंक जो है कि वो सबके सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है और जो कि लोगों के पैसे को संभाल के रखता है ताकि किसी को अगर वो लोन चाहिए तो वो लोन के रूप में उस पैसे को प्रोवाइड कर सके और बाकी जो जितने भी फर्दर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बैंक्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसमें दीज बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन एंड डू बिजनेस ओनली टू मेक अ प्रॉफिट। जी हाँ, जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनका बेसिक काम क्या होता है कि एक प्रॉफिट का मार्जिन लेके चलना और उस प्रॉफिट से ही कमाई करना। जी हाँ, ये बैंक का ये मोटिव होता है कि हमेशा अपने कस्टमर को और जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी प्रॉफिट हो ताकि जो सर्विसेज वो दे रहा है उससे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द बैंक रिसीव्स द डिपॉजिट एंड गिव्स मनी टू वेरियस प्रोजेक्ट टू अर्न इंटरेस्ट। जी हाँ, जो बैंक होता है वो इंटरेस्ट के रूप में जब भी कोई लोन हम लेते हैं बैंक से तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जी हाँ, और इस इंटरेस्ट के द्वारा बैंक जो है वो काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर लेता है ताकि फॉर एग्जांपल कि आप अगर 20 लाख का लोन ले रहे हो तो 6% के हिसाब से आपको जो लोन वैल्यू आपकी हो जाएगी वो आपके टाइम पीरियड पे भी डिपेंड है कि जो 20 लाख का लोन है वो आप कितने सालों के बाद रिटर्न करने वाले हैं।
वो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, तो उस टाइम के हिसाब से जो 6% इंटरेस्ट उस पर लगेगा वो भी आपको बैंक को देना पड़ेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ बैंक ऑफर टू द डिपॉजिटर इज नोन एज द बोरोविंग रेट। जी हाँ, जो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि जो डिपॉजिटर होता है उसको प्रोवाइड करता है वो कहलाता है बोरोविंग रेट। नेक्स्ट वन इज जो फंक्शंस, अभी हमने बात की थी कि कमर्शियल बैंक के बारे में, तो अभी हम बात करें इनके फंक्शन क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज, यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन है वो है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है, पहला फंक्शन है एक्सेप्ट डिपॉजिट। जी हाँ, जो कि पैसा बैंक के पास आ रहा है, किसी कोई कस्टमर बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करता है तो उस पैसे को एक्सेप्ट करना, ये होता है बैंक का पहला फंक्शन। सो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस। जी हाँ, जो बैंक का जो सेकंड फंक्शन क्या होता है कि लोन प्रोवाइड करना। अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड, कार लोन से रिलेटेड या फिर होम लोन से रिलेटेड कोई कस्टमर उनके पास आता है तो ये बैंक की ड्यूटी है कि वो उसे लोन प्रोवाइड करे और जो एसेट्स जो वो गिरवी रखना चाहते हैं वो उसे गिरवी रख के बैंक उनको लोन प्रोवाइड करे। सो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है अभी सेकेंडरी फंक्शंस। जी हाँ, हमने बात करी है अभी प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, तो हम अभी बात करते हैं कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट एक्नॉलेज द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड अगेंस्ट द गुड्स परचेज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। जी हाँ, ये जो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है बैंक के द्वारा, जो कि जो अमाउंट ऑफ मनी जिसके द्वारा कोई गुड्स परचेज की गई है उसका एडवांस में ही ब्यौरा या मतलब चिट्ठा रखना। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जी हाँ, इट इज़ एन एडवांस गिवन टू ए कस्टमर बाय कीपिंग द करंट अकाउंट टू ओवरड्रा अप टू द गिवन लिमिट। जी हाँ, जो कि आप सभी को पता है कि हर किसी के अकाउंट की एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल कि एक अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसकी जो लिमिट है वो 25,000 है। तो वो मतलब कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा अगर कोई जो कस्टमर है वो पैसे निकालना चाहता है तो बैंक ये फैसिलिटी भी उसे प्रोवाइड करता है कि वो उससे ज़्यादा रकम निकाल सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परचेजिंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। द बैंक ऑफर यू विद द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग एंड बाइंग द सिक्योरिटीज़। जी हाँ, जो बैंक है वो आपको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ताकि आप जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आप बेच भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो, तो बैंक ये आपको फैसिलिटीज़ देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लोकर फैसिलिटीज़ के बारे में। जी हाँ, ए बैंक प्रोवाइड लोकर फैसिलिटी टू द कस्टमर टू कीप देयर वैल्यूएबल और डॉक्यूमेंट सेफली। जी हाँ, जो एक बैंक है वो अपने कस्टमर्स को एक लोकर प्रोवाइड करता है ताकि आप उसके अंदर अपने जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफली रख सके या आपकी ज्वेलरी है वो सेफली उसके अंदर रख सके। द बैंक्स चार्ज ए मिनिमम ऑफ एन एनुअल फी फॉर दिस सर्विस। जी हाँ, जो बैंक है वो इस सर्विस के लिए चार्ज भी करता है। जी हाँ, जो कि आप कुछ रख रहे हो, कुछ आपके एग्रीमेंट है, आपके ज़मीन के कागजात है, अगर वो आप वो बैंक में रखते हैं तो बैंक आपसे उस लॉकर के चार्जेस लेता है। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है लीगल कैरेक्टर ऑफ बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। जी हाँ, अभी हम बात करने वाले हैं जो बैंकर होता है और जो कस्टमर है उनके रिलेशनशिप के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट है वो है द जनरल लीगल रिलेशनशिप ऑफ बैंक एंड कस्टमर इज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट। जी हाँ, जो रिलेशनशिप होता है एक बैंकर और एक कस्टमर के बीच में वो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है जब एक कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करवाता है किसी बैंक के अंदर। When customer deposit money into his bank, the bank becomes a debtor of the customer। जी हाँ, कोई कस्टमर जब मनी डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर तो जो बैंक है वो कस्टमर का डेटर बन जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड एवरी टाइम देयर इज अ न्यू डिपॉजिट एज द अकाउंट इज कंटिन्यूइंग इन नेचर। जी हाँ, और जैसे कि आप डिपॉजिट एंड जो विड्रॉल आप करते रहते हो तो इसके अंदर कोई भी एवरी टाइम कोई भी
नए कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बैंक के द्वारा नहीं किए जाते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द बैंकर इज़ नॉट इन द जनरल केस द कस्टोडियन ऑफ मनी। जी हाँ, जो बैंक है वो मेनली द कस्टोडियन ऑफ मनी नहीं है। द मनी पेड इनटू अ बैंक अकाउंट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक। जी हाँ, जो पैसा बैंक अपने पास रखता है वो बैंक की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, वो उस पैसे को सेफ रखता है ताकि जो लोग हैं, वो जो कस्टमर है बैंक के, उनको टाइम पर वो पैसा यूज़ कर सकें। द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक एंड बैंक हैज़ अ राइट टू यूज़ द मनी एज इट लाइक्स। जी हाँ, जो बैंक के पास जो पैसा पड़ा है लोगों का, वो बैंक की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और बैंक लोगों को बिना बताए उस पैसे को यूज़ कर सकता है। ये बैंक के पास एक राइट है कि वो मतलब कस्टमर को बिना बताए ही उसके पैसे को भी यूज़ कर सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास अभी जो है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर जो कि बैंक के क्या राइट होते हैं और जो ऑब्लिगेशन से यहाँ पे मतलब है कि बैंक के यहाँ पर क्या ड्यूटीज़ होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि राइट्स के बारे में। जो बैंक है उसके क्या राइट्स होते हैं। राइट टू चार्ज इंटरेस्ट। जी हाँ, एवरी बैंक इन इंडिया हैज़ द राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस सैंक्शन टू कस्टमर। जी हाँ, जो इंडिया के अंदर जो एक प्रत्येक बैंक है उसका ये पहला राइट है कि जो भी वो लोन्स प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करे। इंटरेस्ट इज़ यूजुअली चार्ज मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। जो कि इंटरेस्ट होता है वो मंथली भी चार्ज किया जा सकता है, क्वार्टरली भी किया जा सकता है, सेमी एनुअली मतलब 6 महीने का भी, और एनुअली मतलब पूरे साल का भी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए एक लोन लिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राइट टू लेवी कमीशन एंड सर्विस चार्जेस। जी हाँ, यहाँ पर अलोंग विद इंटरेस्ट बैंक्स ऑल्सो हैव द राइट टू लेवी अ कमीशन एंड सर्विस चार्जेस फॉर सर्विसेज रेंडर। जी हाँ, इसमें के जो राइट टू लेवी कमीशन एंड सर्विस चार्जेस, इसमें जो ये पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो बैंक आपको जो एसएमएस प्रोवाइड करवाता है, कि मतलब जो एसएमएस की सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल कि आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास बैंक से एक एसएमएस आता है कि आपने अभी अपने अकाउंट से इतने पैसे निकाले हैं और इतने पैसे आपने विड्रॉ किए हैं या फिर डिपॉजिट किए हैं। तो जो ये इन्फॉर्मेशन होती है, ये बैंक का राइट है कि ये बताए आपको कि आपने अभी अपने अकाउंट के साथ क्या क्या किया है। जी हाँ, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राइट ऑफ लाइन। जी हाँ, इस पॉइंट के अंदर अनदर इम्पोर्टेंट राइट एंजॉयड बाय बैंक्स इज़ द राइट ऑफ लाइन। जी हाँ, जो राइट ऑफ लाइन है बैंक के द्वारा इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। बैंक हैव द राइट टू कीप गुड्स एंड सिक्योरिटीज़। जी हाँ, बैंक के पास ये राइट है कि वो कस्टमर की गुड्स एंड सिक्योरिटीज़ को संभाल के रखे, बिलोंगिंग टू द डेटर एज अ सिक्योरिटी अंटिल द लोन इज़ रिपेड। जी हाँ, जब तक जो कि लोन है उसको वो वसूल ना कर लें तब तक बैंक की ये ड्यूटी बनती है कि जो एसेट्स उसके पास गिरवी रखे हुए हैं वो उन्हें संभाल के रखे। बैंक्स हैव ओनली द राइट टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द डेटर एंड नॉट टू सेल। जी हाँ, जो बैंक है उसके पास ये राइट होता है कि जब तक उसका लोन उसे पूरी तरीके से वो वसूल नहीं कर लेता एक बैंक, तब तक जो उसके पास सिक्योरिटी है डेटर की वो उसे बेच नहीं सकता। जी हाँ, अगर फॉर एग्जांपल के कोई कस्टमर है वो लोन नहीं पे कर पाता तो जो कि उसने जो एसेट्स गिरवी रखे हैं बैंक के पास, तो बैंक उनको बेचकर जो लोन की जो रकम है उसे वसूल कर लेता है। सो यहाँ जो पॉइंट है वो है राइट टू क्लोज द अकाउंट। जी हाँ, बैंक के पास ये एक राइट है कि जो आपका अकाउंट है वो क्लोज करे। जी हाँ, इफ़ द कस्टमर अकाउंट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन। जी हाँ, अगर आपका अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन ना हो, फॉर एग्जांपल के अभी जो बैंक के न्यू रूल्स हैं उसके हिसाब से कि अगर आप 6 महीने तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली आपको बताए बिना ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। बैंक हैव ऑल द राइट टू क्लोज द अकाउंट बाय सेंडिंग अ नोटिस टू द कस्टमर। जी हाँ, बैंक के पास ये राइट ज़रूर है कि वो एक नोटिस के ज़रिए अपने कस्टमर को बता सके कि वो आपका अकाउंट अभी ब्लॉक करने जा रहे हैं यानी बंद करने जा रहे हैं।
बैंकर हैव नो राइट टू क्लोज द अकाउंट विदाउट सेंडिंग अ रिटर्न नोटिस। जी हाँ, जो बैंक है उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो अपने कस्टमर को बिना बताए ही अकाउंट बंद कर दे। उन्हें अपने कस्टमर को भी बताना पड़ता है कि हम इस फर्दर रीज़न से आपका जो अकाउंट है हम उसे ब्लॉक कर रहे हैं यानी बंद कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है अभी ओब्लिगेशन के बारे में। जी हाँ, ओब्लिगेशन ऑफ बैंक क्या होता है? ओब्लिगेशन मतलब यहाँ पर ड्यूटीज़ क्या होती हैं बैंक की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू ऑनर द चेक ऑफ इट्स कस्टमर अप टू द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर अकाउंट। जी हाँ, जो पहली जो ड्यूटी होती है बैंक की वो क्या होती है कि जो चेक से जो पेमेंट होती है जब तक कि वो पेमेंट नहीं हो जाती तब तक बैंक की ये ड्यूटी बनती है कि उस चेक्स के ऊपर यानी कि जो क्रेडिट होने वाला है किसी कस्टमर के अकाउंट में उसको ध्यान में रखे। द बैंक इज़ लाइबल टू पे द कंपनसेशन टू द कस्टमर। जी हाँ, अगर इसमें कोई चूक वगैरह होती है तो बैंक को जो कस्टमर है उसे कंपनसेशन देना पड़ता है इफ़ इट रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू ऑनर द चेक। जी हाँ, अगर कोई किसी वजह से कि जो चेक रिफ्यूज़ किया जाए, गलत फहमी की वजह से अगर कोई चेक रिफ्यूज़ कर देता है बैंक, तो जो कस्टमर है वो कंपनसेशन चार्ज कर सकता है बैंक से। नेक्स्ट जो ड्यूटी बनती है वो है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कस्टमर। जी हाँ, जो कि नेक्स्ट जो ड्यूटी है हम उसके बारे में बात करें तो वो है कि जो कस्टमर जो इंस्ट्रक्शन बैंक को दे तो वो बैंक को फॉलो करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कस्टमर डिपॉजिट करना चाहता है मनी, तो कस्टमर की ये इच्छा है कि वो अपने अकाउंट के अंदर या अपने किसी साथी के अकाउंट के अंदर कुछ पैसे डिपॉजिट करना चाहता है, तो बैंक को उसका कहा मानना पड़ेगा, बैंक को उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इफ़ द कस्टमर हैज़ नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन द बैंक शुड एक्ट एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। जी हाँ, और अगर कोई कस्टमर कोई मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं देता है बैंक को, तो जो बैंक है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बैंक की है उसके बिहाफ के ऊपर ही बैंक अपना काम करेगा। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है, बैंकर शुड नॉट डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन बाय कस्टमर टू एनी आउटसाइडर। जी हाँ, जो बैंक है, जो आपका बैंक है, जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, वो जो मतलब पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है आपकी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिना कस्टमर को बताए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, बैंक शुड मेंटेन ऑल डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन मेड बाय द कस्टमर। जी हाँ, जो बैंक के द्वारा बैंक का ये ड्यूटी बनती है ये बैंक की कि जो उसके कस्टमर ने जितनी भी ट्रांजैक्शन की है उन सब का हिसाब वो रखे। जी हाँ, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। सो नेक्स्ट जो हमारा भी पॉइंट है वो है इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंक। जी हाँ, सेंट्रल बैंक यानी यहाँ पर हम अभी बात करेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो शायद आपको भी नहीं पता होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी वो है इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंक। जी हाँ, जो हमारा आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, उसका क्या इवोल्यूशन रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट है, द आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1935 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। जी हाँ, जो आरबीआई का जो गठन किया गया था वो आरबीआई 1935 को आरबीआई बनाया गया था, जो कि उस टाइम पे अंग्रेज़ों के ज़माने में जब भारत गुलाम था उस समय जो हिल्टन यंग कमीशन था उन्होंने आरबीआई का गठन किया था 1935 के अंदर। इट इज़ गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जी हाँ, और इसे गवर्न किया गया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 उसके द्वारा। इट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949 आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। जी हाँ, और इसे नेशनलाइज कब किया गया? जब भारत देश आज़ाद हो गया था तब आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देयर हैव बीन अ फ्यू एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रल बैंक इन द कंट्री। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने से पहले
जो कि एफर्ट्स चल रहे थे ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, वो क्या थे कि एक सेंट्रल बैंक कंट्री के अंदर होना चाहिए। द अर्लीस्ट अटैम्प्ट हैज़ बीन ट्रैक्ड बैक टू 1773। जी हाँ, जो सबसे पहला जो अटैम्प्ट इसके अंदर आया था एक सेंट्रल बैंक को ओपन करने के लिए, वो 1773 के अंदर आया था, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल लागू था, अंग्रेज़ों का जब कब्जा था 1773 के अंदर, तब पहली बार सेंट्रल बैंक का मुद्दा उठाया गया था। व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स द गवर्नर ऑफ बंगाल, जब 1773 के अंदर जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के गवर्नर थे, और उस टाइम पर प्रपोज टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल बैंक इन द कंट्री, उन्होंने ये अपना ओपिनियन रखा कि एक देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने रिकमेंड किया कि डेट अ जनरल बैंक इन बंगाल एंड बिहार बी एस्टैब्लिश, के उन्होंने ये रिकमेंड किया, उन्होंने अपना ये ओपिनियन दिया कि एक जनरल बैंक होना बहुत ही ज़रूरी है बंगाल और बिहार के जो एरिया है इन दोनों के अंदर। सो नेक्स्ट जो हमारा इवोल्यूशन का जो पॉइंट है वो है इन 1921 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय कंबाइनिंग द 3 प्रेसिडेंसी बैंक। जी हाँ, जो 1921 की हम बात करें तो एक इंपीरियल बैंक का भी सेटअप किया गया था, विच वर परफॉर्मिंग ए फ्यू सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। जी हाँ, जो इसका मेन मोटिव क्या था कि जो बैंक के जो फंक्शन होते हैं, जो बैंक के काम होते हैं, वो उसे करें। थ्रू प्राइमरीली दे रिमेन्ड एज ए कमर्शियल बैंक। जी हाँ, और इसे एक कमर्शियल बैंक भी बनाया गया था। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। जी हाँ, और 1935 से पहले, जब रिजर्व बैंक के आने से पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो बैंकिंग सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड करता था। इन नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो है कि मतलब जो आरबीआई से पहले जो बैंक था इंडिया के अंदर जो काम कर रहा था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो 1921 के अंदर बनाया गया था, और जो आरबीआई से पहले जिसने इंडिया के अंदर काम किया है गवर्नमेंट के लिए। द कमीशन सजेस्टेड टू सेट अप ए सेंट्रल बैंक एंड टू बी नेम्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो कमीशन थी जो 1934 के अंदर जिस कमीशन ने ये बात की कि जो हम बैंक अभी बनाने जा रहे हैं उसका नाम हम रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द कंट्री सेंट्रल बैंक, और ये कंट्री का जो है सेंट्रल बैंक ये कहलाएगा। इन जनवरी 1927 ए बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बट वॉज ड्रॉप ड्यू टू कन्फ्लिक्ट विद द इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, 1927 के अंदर पहली बार जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके सामने ये बिल पेश किया गया कि एक सेंट्रल बैंक, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम एक इंस्टीट्यूशन खोलने जा रहे हैं जो कि इंडिया की जो फर्दर जो ट्रांजैक्शन है बैंक से रिलेटेड उनको देखेगा। लेकिन जो असेंबली थी इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स ऐसे हुए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जिसके बाद जो ये प्लान था 1927 का इसको ड्रॉप करना पड़ा। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इवेंचुअली ए फ्रेश बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। जी हाँ, और 1927 के बाद एक फ्रेश बिल आता है 1933 के अंदर। द बिल वॉज पास्ड एंड रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑन मार्च 6, 1934। जी हाँ, और ये बिल पास हो जाता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके द्वारा मार्च 6, 1934 को, एंड वॉज रीनेम्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जी हाँ, और इसको रीनेम करके जो इसे सामने लाया गया वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड इट कमेंस्ड ऑपरेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। जी हाँ, और जो बैंक था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसको एस्टैब्लिश किया गया 1935 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को उस दिन उस बैंक का उद्घाटन हुआ और उसके अंदर ट्रांजैक्शन होना शुरू की गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took the decision to nationalize the Reserve Bank and introduce the Reserve Bank Transfer to Public Ownership Act 1948। जी हाँ,
जो कि आज़ादी की बात की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम पर, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि जो आरबीआई जो काम करता था वो प्राइवेटली काम करता था। आरबीआई आज़ादी से पहले एक प्राइवेट बैंक था और आज़ादी के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को एक गवर्नमेंट बैंक का दर्जा दिया गया ताकि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन के अंदर, मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर अपना काम करे। दिस एक्ट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ आरबीआई फ्रॉम प्राइवेट शेयर होल्डर टू द गवर्नमेंट। जी हाँ, और ये एक्ट था 1948। इसके अंदर क्या था बेसिकली कि जो प्राइवेट से इसे गवर्नमेंट बनाया गया। जी हाँ, जो कि पहले ये बैंक क्या था, प्राइवेट था, और ये जो बिल था इसके पास होने के बाद इसको गवर्नमेंट बना दिया गया ताकि अभी जो आने वाले फर्दर वर्क जो ये करेगा वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर ही ये करेगा। On January 1, 1949, the Reserve Bank of India commenced its function as a state-owned central bank institution। जी हाँ, जनवरी 1, 1949 को जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो पूरी तरह से एक गवर्नमेंट बैंक के रूप में लोगों के सामने आ गया था। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अभी मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू के बारे में। जी हाँ, मोनोपोली क्या है? मोनोपोली का मतलब एकाधिकार। जो आरबीआई है उसके पास ये अधिकार है कि वो नोट इश्यू करे मार्केट के अंदर के, मतलब आरबीआई के पास ये राइट है, राइट कह लीजिए, या उसका राइट और अधिकार कह सकते हैं कि वो नोट छाप सकता है या फिर कोई नोट है उसे वो रद्द भी कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमारा पॉइंट है, 1 रुपी नोट्स एंड कोइंस एंड स्मॉल कोइंस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो 1 रुपये का नोट है और जो स्मॉल कोइंस है वो इशू किए गए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। इन एक्चुअली द आरबीआई ऑल्सो इशू दिस कोइंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो आरबीआई का क्या काम है कि अगर गवर्नमेंट उसे कहे कि आप ये नोट इशू कीजिए तो आरबीआई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए तो इन जो ये नोट हैं उनको इशू करवाएगा। इट नॉट ओनली इशू करेंसी बट ऑल्सो एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉय करेंसी एंड कोइंस नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। जी हाँ, कि आरबीआई का यही काम नहीं है कि वो नोट इशू करवाए, आरबीआई के पास ये पावर भी है कि मतलब वो जो करेंसी है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जी हाँ, जो करेंसी है उसको रद्द भी कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, प्रायर टू 1956 द प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू ऑफ द आरबीआई वाज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। जी हाँ, जो 1956 का जो टाइम था उस टाइम पर जो ये नोट इश्यू का जो प्रोसीजर था वो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में आता था। दिस सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द मिनिमम रिजर्व सिस्टम इन 1956 अंडर विच द आरबीआई वाज रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट ₹115 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड एज बैकिंग अगेंस्ट द करेंसी इश्यूड। जी हाँ, अगर जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के जो अधीन वो अगर वो कोई काम करता है तो आरबीआई को बैकअप रखना पड़ता है 115 करोड़ के गोल्ड का। और जो बैकिंग जो करेंसी है, अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है तो उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए तो एक बैकअप प्लान की तरह 115 करोड़ रुपए आरबीआई है वो अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, द रेस्ट शुड बी इन फॉरेन सिक्योरिटीज so that together with gold and foreign exchange reserve the minimum value of these assets is kept at ₹200 crores। जी हाँ, जो कि आरबीआई है वो आरबीआई अपने पास जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ है जो कि वो रख सकता है अपने पास, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वो 200 करोड़ रुपए है। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक जो था बैंकिंग लॉ से रिलेटेड। होप करते हैं आपको अभी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, नॉलेजेबल वीडियो के लिए द लॉ सेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं
आपसे नेक्स्ट ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।